हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे जो क्वेश्चन नंबर 51 थे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 से हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मेड फॉर। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर्स हैं उनमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है। तो देखो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम सभी को पता है सर, वहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वहाँ पे लगे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से बेसिकली हम यूज़ करते हैं। हम बेसिकली जब सिस्टम की बात करते हैं तो हम इनपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट के साथ हम क्या करते हैं, उस इनपुट को हम स्टोर करते हैं। देन उसी के ऊपर हम कोई ना कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। मैनिपुलेशन परफॉर्म होने के साथ हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कैलकुलेशन भी हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम सारे के सारे जो भी क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है सर, वो भी हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होता है। इसके अलावा सर, हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भी प्रोसेस करेंगे उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डाटा क्या होता है, जिसको आप सम टाइम क्या बोल देते हो, बाइनरी डाटा भी आप उसको बोल देते हो। तो जो आपके पास बाइनरी डाटा होता है, आप क्या करते हो, उसको भी प्रोसेस कर लेते हो। तो ये सारे के सारे काम हमारे एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होता है वो कर लेता है। बाकी सेम लिखा है कि परफॉर्मिंग द रिपीटेटिव टास्क, की जो काम है, जो रिपीटिव मतलब बार बार होना है, उसको भी एक्यूरेटली काम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कर लेता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो सारी चीज़ें ये ईजिली परफॉर्म कर लेता है। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से। जैसे मैंने हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो जब भी हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास एक एरा आता है जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एरा। ओके, यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में जो भी हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा था उसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में जो आप फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हो, वो आप कहाँ पे पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में पढ़ते हो। फर्स्ट जनरेशन में आपने किसके बारे में पढ़ा था, आपने सर वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा था। बाकी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता था और जो पावर कंजप्शन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी इनकी। वहीं जैसे हम सेकंड जनरेशन में आए तो वहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर आए, हमारे कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया पहले से, और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी थी वो भी यहाँ पे बढ़ेगी, है ना। एफिशिएंसी बढ़ी और जो हीट थी वो क्या हुई, यहाँ पे हमारी कम होगी, मतलब हमारी एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे कम होगी एज़ कम्पेयर टू हमारे वैक्यूम ट्यूब से। वहीं हमारे थर्ड जनरेशन में हम आईसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी इन्हांस करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारे पास कंप्यूटर हमारे थे, पहले हमारा कंप्यूटर का इतना था, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी अब उसका साइज़ इतना हो गया। फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका साइज़ क्या हो रहा है, छोटा होता रहा है। जैसे कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो रहा है, पर हो क्या रहा है इसके साथ सर, इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो रही है, साथ में बढ़ रही है। कि जहाँ पे हमारा पुराना कंप्यूटर था वो, उसकी स्पीड मान लेते हैं, उसकी स्पीड थी 1 Gbps। अब नए कंप्यूटर की स्पीड, उसके आगे जो कंप्यूटर आया उसकी स्पीड होगी मान लेते हैं 5 Gbps। उसके आगे जो कंप्यूटर आया उसकी मान लेते हैं बनेगी 7 Gbps। उसके आगे जो कंप्यूटर आया उसकी बन गई मान लेते हैं 10 Gbps। तो ऐसे करके हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और साथ में प्लस क्या होता है, क्योंकि देखो जहाँ पे आपका कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, तो जैसे साइज़ छोटा होगा तो इसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे ही पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी ऑटोमेटिकली इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जब इलेक्ट्रॉनिक्स एरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रजिस्टर। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, जब मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं तो सीपीयू के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जहाँ पे आप सारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। एक आता है आप जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको आप कंट्रोल करते हो, तो इसको हम कंट्रोल यूनिट बोल देते हैं। और एक आपके पास यूनिट होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, कोई ना कोई डाटा स्टोर करते हो। और जब आप किसी डाटा को स्टोर करते हो तो इसका मतलब आपको किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होती है उस मेमोरी को क्या बोला बोला जाता है, उनको रजिस्टर्स बोला जाता है। तो हमारे अलग अलग टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। अगर हम सीपीयू की बात कर लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा था मेमोरी डाटा रजिस्टर के बारे में। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल देते हैं हमारे पास जैसे
हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर भी एक आता है हमारे पास। देन इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो बन जाते हैं जैसे प्रोग्राम काउंटर, और एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये सारे वो रजिस्टर्स हैं, बेसिकली एक अलग अलग मेमोरीज हैं जिनका अलग अलग काम है। और ये क्या क्या काम करती हैं, जैसे हमने पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये सर हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी प्रोग्राम में उसको ये स्टोर करके रखता है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बेसिकली जो एड्रेस होता है, ये पूछा जाता है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड बाय, तो वो स्टोर करता है हमारा पीसी, और पीसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम काउंटर। ओके, इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं पीसी लिख रहा हूँ, पर इसको आपने समझना है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर हम इसको बोल देते हैं। वैसे ही जो हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर होता है जो सारे के सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ आपका जो एक तरीके से टेम्परेरी रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करता है। तो वो कौन आता है हमारे पास, उसको हम एक्यूमुलेटर हम उसको बोल देते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर होता है जो आपका करंट में कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, करंटली एग्जीक्यूटेड आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है, उसका एड्रेस आपका स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देखो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर बताया और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ऐसे क्रिएट होती है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका प्रोग्राम है, आपको पता है सारे प्रोग्राम में से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मान लेते हैं मेरा पहली इंस्ट्रक्शन ही है, सेकंड इंस्ट्रक्शन ही है, थर्ड इंस्ट्रक्शन ही है, और हर एक प्रोग्राम क्या करता है बेसिकली किसी ना किसी मेमोरी में हम उसको स्टोर कर देते हैं। तो मेमोरी मान लेते हैं, ये मेमोरी का मेरा एड्रेस 101 आ गया, ये एड्रेस नंबर मेरा 102 आ गया, ये मेरा आ गया 103। अब होता क्या है, अब इसको जब आप सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, है ना, सीपीयू के जो रजिस्टर होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको देखते हो, तो मैंने क्या बोला है कि आपके पास क्या होता है, एक पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब अगर अभी क्या हो रहा है, मान लेते हैं अभी सीपीयू आपके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कहाँ पे, कौन से एड्रेस के अंदर है, सर वो एड्रेस हमारा 101 है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो करंट में इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो इसके अंदर कितना डाटा होगा, तो सर इसके अंदर हमारे पास 1001 यहाँ पे डाटा होगा। अच्छा सर ये तो हमें लग गया होता, तो सर प्रोग्राम काउंटर क्या है, तो मैंने क्या बोला, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। तो बताओ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर हमारी सेकंड नंबर वाली है, और सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, सर ये हमारे पास 1002 है। तो इसका मतलब है 1002 किसने स्टोर करके रखा होगा, सर उसको प्रोग्राम काउंटर ने स्टोर करके रखा होगा। तो ये MAR क्या करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करंट एड्रेस को होल्ड करता है, जबकि प्रोग्राम काउंटर आपके नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। तो छोटी छोटी चीज़ यहाँ पर एग्जाम में सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। तो हम फिर से बैक टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ रजिस्टर। तो इतना सारा चीज़ें समझाने के बाद अब आपको पता लग रहा हो कि सर रजिस्टर क्या है हमारे पास। सर रजिस्टर हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती है हमारे सीपीयू के अंदर। तो एज़ पर जैसे हम देख लेते हैं, और जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं ये किस मतलब उससे बने होते हैं। तो हमारे रजिस्टर बेसिकली हम उसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट बोलते हैं, या फिर अर्थमेटिक सर्किट बोलते हैं, या फिर डिजिटल सर्किट बोलते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम रजिस्टर की बात कर लेते हैं तो ये हमारे एक टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो आपके पास रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो किस टाइप के सर्किट के अंदर आते हैं, तो वो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। देखो यहाँ पे बात की है इंस्ट्रक्शन कोड, जो आप कहाँ पे यूज़ करते हो, किसी भी मशीन या फिर असेंबली भाषा में आप उसको यूज़ करते हो, उनको क्या बोला जाता है, उनको हम ओप कोड बोलते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि जब भी हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या फिर जो भी हम कोड लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज में ओप कोड बोला जाता है। और ओप कोड की फुल फॉर्म ही क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ऑपरेशनल कोड, है ना। इसको हम समटाइम क्या बोल देते हैं, ऑपरेशनल कोड भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये भी आपने नोट करना है। बाकी ऑप कोड के अगर एग्जांपल बोलूँ तो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जब आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप ऐड लिखोगे, अगर आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप MUL ऑप कोड का यूज़ करोगे। वैसे अगर आपको कोई बेसिकली डाटा मेमोरी से लेकर आना है तो उसको हम बोलते हैं LDA, ठीक है, लोड टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। LDA का मतलब होता है लोड टू एक्यूमुलेटर।
ठीक है, लोड टू एक्यूम्यूलेटर। अब इसका मतलब क्या है, लोड टू एक्यूमुलेटर, जैसे हमने क्या पढ़ा, मैंने बोला सीपीयू के पास क्या होते हैं, अलग अलग रजिस्टर होते हैं, तो उन्हीं में से एक रजिस्टर मैंने क्या बोला, हमारे पास एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। अब होता क्या है, ये हमारी आ गई रैम। अब रैम के अंदर क्या है, रैम के अंदर मान लेते हैं एड्रेस है 1001 और इस एड्रेस के अंदर डाटा पड़ा है मान लेते हैं 20। अब मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी, किस में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज की। सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इजी वे में। हम बात कर रहे हैं असेंबली भाषा की। असेंबली भाषा में मैंने एक लाइन लिखी, मतलब लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। मैंने स्टेटमेंट लिखी LDA, उसके बाद आगे लिखा मैंने, एक सेकेंड, LDA के आगे लिखा मैंने 1001। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे आपने क्या बताया, लोड टू एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर में लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ, मेमोरी कौन सी है, मेमोरी हमारी सर ये वाली है। तो इसका मतलब है हमारे सीपीयू ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, इसने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप पहले इस मेमोरी में जाओ, 100 मेमोरी के पास जाओ। इस मेमोरी के पास जैसे आप गए, इसके अंदर जो भी डाटा है, इस मेमोरी के अंदर क्या डाटा है सर, इस मेमोरी के अंदर हमारा जो डाटा है वो हमारा 20 है। तो आप क्या करो, इस 20 को उठा कर लेकर आओ और कहाँ पे दे दो, कहाँ पे भेज दो, इसको एक्यूमुलेटर के अंदर भेज दो। तो एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा कितना कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे 20 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आपकी असेंबली भाषा है वो वर्क करती है। इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें होती हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पर जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको पता हो कि एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, है ना। आई नो काफ़ी जो टीचर्स हैं वो आपको नहीं ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, नहीं बताते हैं कि डायग्राम की वे में कैसे वो एग्जीक्यूट होती हैं, कैसी ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि कई बार उनको ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि ऑप कोड कैसे होते हैं, हाउ असेंबली लैंग्वेज में हम यूटिलाइज कैसे करते हैं उन सारी चीज़ों को, ये सारे आपने नोट करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पुट किया जाए कि अगर आपको माइक्रो बेस्ड किसी सिस्टम को चलाना है तो उसके लिए आपको कौन सी भाषा चलेगी, आपको हमेशा याद रखना है, आपको असेंबली भाषा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सीपीयू की। तो सीपीयू बेस्ड आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं इनको चलाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको असेंबली भाषा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे असेंबली भाषा क्या बन जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे लो लेवल असेंबली लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। मशीनी भाषा क्या बन जाएगी आपकी, मतलब राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर 100 और 1000 ऑफ यूज़र। तो 100 या फिर 1000 ऑफ यूज़र को एक साथ अगर आपने डील करना है, तो इसका मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बताया था। एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको, कि जब आप बैंक के सर्वर का बात करते हो, है ना, जैसे आपका मान लेते हैं पीएनबी का बैंक है या फिर किसी का एसबीआई का बैंक है, तो आपने देखा होगा कि सर जो बैंक के जो सर्वर्स होते हैं वो एक दिन में करोड़ों बंदों के साथ डील करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो 1 मिलियन यूज़र के साथ वो डील करते हैं, तब भी वो ईजिली क्या होते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। तो जो इतने पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, मतलब करोड़ों यूज़र को क्या करना है, एक ही समय पर कोई ना कोई उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो उन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर हम बोल देते हैं। तो ऐसे करके आपने ये याद रखना है। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझाई थी कि मेन फ्रेम का ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेन फ्रेम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर कल को एग्जांपल ही आ गया कि बैंक के जो सर्वर्स होते हैं, है ना, उनके लिए हम किस टाइप के कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, मेन फ्रेम, सर्वर, सब कुछ दिया जाएगा। पर आपने हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे बेसिकली जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो सुपर कंप्यूटर वहाँ पे आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करोगे। क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर बेसिकली पावरफुल तो होते हैं, ये तो हम सभी ने पढ़ा है, पर इनमें एक मतलब मैं ऐसे बोल सकते हैं, पावरफुल तो होते हैं पर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए जाते हैं, ओनली वन टास्क बट फास्टर एग्जीक्यूशन। ये आपने याद रखना है कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना है एग्जीक्यूशन। मतलब जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो पावरफुल तो होते हैं, पर वो सिर्फ हम एक ही टास्क के लिए उनको बनाते हैं, ताकि जो हमारे पास एक टास्क है, और ये टास्क होगा कैसा, नॉर्मल टास्क नहीं होगा, ये टास्क होगा हमारा कॉम्प्लेक्स, मतलब जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, सुपर कंप्यूटर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये भी आपने कॉपी पे नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ। देखो हमारे पास अगर 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें वर्ड लेंथ कितनी होगी,
तो वर्ड लेंथ मतलब उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, मतलब एक टाइम पे वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है या फिर एक टाइम पे कितने डाटा के ऊपर वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले भी समझाया था, आप जब कंप्यूटर मार्केट में परचेज़ करने जाते हो तो आपको कंप्यूटर जो आपका शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 32 बिट का कंप्यूटर है और मेरे पास क्या है, मेरे पास 64 बिट का कंप्यूटर है, ऐसे करके वो आपको बताता है। तो इसका मतलब है वो क्या बताता है कि 32 बिट क्या है, 32 बिट उसके रजिस्टर्स का साइज़ है, कि एक समय के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट के ऊपर वो काम कर सकता है ना। तो एक मतलब 32 बिट का आता है, दूसरा आपका 64 बिट का आता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला लेते हो। पर ये जो 32 या फिर 64 बिट होता है ये उसके रजिस्टर का साइज़ बताता है कि एक समय के ऊपर वो कितने डाटा के ऊपर, कितने बिट्स के ऊपर वो काम कर सकता है। अब आपने देखो 32 बिट है तो इसका मतलब है कि सर वो अगर 32 बिट के ऊपर काम कर रहा है तो उसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी, कि एक समय पर वो कितने ऊपर काम कर पाएगा। तो सर वो 32 बिट के ऊपर ही काम कर पाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे राइट आंसर कितना बन जाएगा, 32 बिट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा पर देखो क्वेश्चन में ट्रिक क्या खेली हुई है, एग्जामिनर ने ट्रिक क्या यूज़ की है, उसने यहाँ पे बाइट्स में लिखा है। तो हमें ये तो पता ही है कि सर हमारा जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ये हम सभी को पता है। तो मैं अगर ऐसे बोल दूं कि जो हमारे पास 1 बिट है वो किसके बराबर होगा, तो वो सर हमारे पास 1/8 बाइट के बराबर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, जो ये 8 था इस 8 को यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये मेरा 1 बिट बन गया जो किसके बराबर हो गया, 1/8 बाइट के मेरे बराबर हो गया। ठीक है, तो मुझे अगर बाइट में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 32/8, तो 8 4 का 32, तो मतलब 32 बिट हमारे कितने बन जाते हैं, ये हमारे 4 बाइट्स हमारे बन जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखो आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हाउ एक्चुअल में दे यूज़ है ना, हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे 32 बिट की बात की है तो यहाँ पे मुझे आंसर तो पहले ही पता था कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। पर मुझे आपको ये चीज़ समझानी है कि जब ट्रिकी क्वेश्चन भी आए तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने जो चीज़ें समझी हैं, जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं, उसी वे में आपके वो आंसर निकालना है। तो आप मुझे, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो आपका 64 बिट है इसका वर्ड लेंथ कितनी होगी, इसकी जो वर्ड लेंथ कितनी होगी और वो कहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, बाइट्स में इसकी वर्ड लेंथ कितनी होगी वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन। देखो मशीन इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करता है, सर हमारे अगर किसी मशीन की इंस्ट्रक्शन हमें होल्ड करनी है तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको हम IR रजिस्टर बोल देते हैं। तो IR का नाम क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर होता है जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। मान लेते हैं ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है और ये आपकी चौथी इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे क्या है, इसकी मेमोरी 101, 102, 103 एंड 104। अब ये चीज़ आपने समझ ली है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मैम आपका प्रोग्राम काउंटर क्या करता है। पर देखो जब भी हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मान लेते हैं अभी हम किसके ऊपर काम करें, या फिर जो हमारा अभी CPU है वो किस डाटा के ऊपर काम कर रहा है, वो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो MAR के अंदर डाटा कितना होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन का डाटा कितना होगा, सर वहाँ पे 101 होगा, मतलब जो एड्रेस है वो कितना होगा, 1001 होगा। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, पर यहाँ पे सर इंस्ट्रक्शन भी तो है, इसको भी तो कोई ना कोई रजिस्टर इसको स्टोर करके रख रहा होगा। तो देखो जब भी आप किसी भी करंट इंस्ट्रक्शन को के ऊपर काम करते हो ना, तो उसको कौन स्टोर करके रखता है, उसको सर हम हमारा मतलब CPU के अंदर एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक हमारा रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो करंट जो अभी इंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसको कौन स्टोर करके रखता है, उसको आप हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सर उसको स्टोर करके रखता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो वही लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड मशीन इंस्ट्रक्शन, कि जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी आप काम कर रहे हो उसको कौन स्टोर करके रखता है, तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको स्टोर करके रखता है। तो C यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर यूजिंग इन परफॉर्मिंग टास्क इज नोन एज। इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे देखो बात करी है किसकी, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आपने CPU शेड्यूलिंग
टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी ये टर्म काफ़ी यूज़ की जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म इंटरवल, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो समय है उसको क्या कर रहे हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे मान लेते हो कि आपके पास कितना, मैंने बोला आपके पास 10 सेकंड का समय है, पर 10 सेकंड का समय आपको 5 लोगों में बांटना है। तो आप कैसे बांटोगे इसको, आप हर एक जो पर्सन है उसको कितना टाइम दोगे, 2-2 सेकंड दोगे, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड और 2 सेकंड। तो वही लिखा है कि आप क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम। ठीक है, सीपीयू को जो एलोकेटेड टाइम है उसको आप क्या कर रहे हो, सभी में इक्वल अमाउंट में उसको दे रहे हो। तो इसको क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म में, इसको बोला जाता है टाइम स्लाइसिंग। कि आप क्या कर रहे हो, टाइम को टुकड़ों में तोड़ के सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये भी आपने नोट करना है। अगर ये बेसिकली टाइम स्लाइसिंग का कंसेप्ट आपका जब आप राउंड रॉबिन पढ़ते हो। ठीक है, चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपने याद रखना है कि आप जब सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आती हैं। अलग अलग टाइप ऑफ शेड्यूलिंग होती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फिर जैसे राउंड रॉबिन आता है जहाँ पे आप टाइम स्लाइसिंग के बारे में पढ़ते हो। पर अभी के लिए क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको इतना डाटा मोर देन सफिशिएंट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर बोस्टिंग ऑफ 2 सीपीयू चिप। यहाँ पे बात करिए कि हमारे पास ऐसा कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर है जो क्या करता है, बोस्टिंग करता है किस चीज़ को, 2 सीपीयू चिप को। तो 2 सीपीयू चिप्स जिसको बेसिकली हम डुअल कोर भी हम समटाइम बोल देते हैं। तो डुअल कोर का एग्जांपल यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे एज पर ऑप्शन देखा जाए तो डुअल कोर का हमारे पास यहाँ पे एप्सन HX20, ये किसका एग्जांपल था, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ लैपटॉप था। ये बस आपने याद रखना है, टाइप ऑफ लैपटॉप था। और ये कैसा लैपटॉप था, ये मतलब ऐसा लैपटॉप था जहाँ पे जो उसका सीपीयू है इसको 2 पार्ट में, मतलब आपको देखने में तो एक ही लगेगा, जब आप कंप्यूटर में परचेज करोगे तो आपको देखने में एक लगेगा, पर इसको इंटरनली 2 पार्ट में तोड़ा होगा। तो ये पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2, तो ये दोनों आपस में मिल के क्या करेंगे, काम करेंगे। तभी इनको हम क्या बोल देते हैं, इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है इसको बोल देते हैं डुअल कोर। ठीक है, डुअल कोर लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोर आएगा, डुअल कोर हमारे माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इजी होती हैं, बस आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। देखो कंप्यूटिंग का काम कौन करता है कंप्यूटर के अंदर, बताओ कौन करता है, तो सीपीयू वो काम करता है ना। सीपीयू के अंदर आपको पता है सर हमारा कंपोनेंट होता है एएलयू। अगर इन डिटेल और पूछ लिया जाता है तब एएलयू राइट आंसर होता है, पर यहाँ पे इन्होंने इन जनरल पूछा है। तो इन जनरल आप सभी को पता है कंप्यूटिंग का काम कौन करता है, सीपीयू आपका वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो पहला जो हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया था जब हम बात कर लेते हैं नियर अबाउट 1970s की। ओके, तो 1970s के आसपास क्या हो गया था, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बन के तैयार हो गया था। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास PDP-11 था, है ना, जहाँ पे हम PDP-11 में बस सिस्टम का हमने यूज़ किया था कि जो भी डाटा है वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में कैसे जाएगा, या फिर जो हमारे पास सीपीयू से हम डाटा रैम में कैसे भेजेंगे, रैम से वो फर्दर डाटा सीपीयू के पास कैसे आएगा, सीपीयू कैसे रैम के अंदर डाटा ढूंढेगा। ये सारा जो मैकेनिज़्म था ये हमारा नियर अबाउट 1970s से आना स्टार्ट हो गया था। तो अगर कल को जैसे यहाँ पूछा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो ये हमारा 1970s के आसपास इंट्रोड्यूस हो गया था। और एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, चलो आपका एक लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन, आप सभी को पता है जॉन वॉन न्यूमन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ किया था। तो इनके द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, ये आपके लिए सिंपल एक होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और काफ़ी बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि सर JOIT की टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम कहाँ पे परचेज़ करेंगे। तो मैंने काफ़ी बार पहले भी आपको बोला है, बाकी एक बार यहाँ पे फिर से मैं आपको इंटीमेट कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, ठाकुर अजय कंवर @,
gmail.com। आप क्या करोगे, इस पे मेल कर दो। वहाँ पे एक बेसिकली टीम मेंबर होगा, बेसिकली यहाँ पे उसका नाम समीर होगा, वो आपको यहाँ पे गाइड कर देगा, है ना, जो भी चीज़ रहती है। क्योंकि शायद कुछ स्लॉट रखे हुए थे, अभी मुझे आइडिया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसका। शायद मतलब 250 या 300 स्लॉट रखे थे कि उनको ऑफर था कुछ समथिंग, आई नो। जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम याद है कि शायद 300 रुपीज़ रखे हुए थे उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें काइंडली आप वहाँ पे उनके साथ डिस्कस कर लेना। बाकी अगर यहाँ पे कुछ पढ़ने में अगर आपको कोई डाउट या आपके मन में कुछ क्वेरी है तो वो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।